हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग कब्बन उपन्यास का अध्याय 35 कवर करेंगे। इसके पहले के सारे एपिसोड मेरे चैनल पर अपलोडेड है। यदि आप लोगों को देखना हो तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। हमारे प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कब्बन उपन्यास का अध्याय 35। रुदन में कितना उल्लास, कितनी शांति, कितना बल है, जो कभी एकांत में बैठकर किसी की स्मृति में, किसी के वियोग में सिसक सिसक कर बिखल बिखल कर नहीं रोया। वह जीवन के ऐसे सुख से वंचित है जिस पर सैकड़ों हंसियां निछावर है। उस मीठी वेदना का आनंद उन्हीं से पूछो जिन्होंने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। हंसी के बाद मन खीखे हो जाता है, आत्मा तुच्छा हो जाती है, मानो हम थक गए हो, पराभूत हो गए हो। रुदन के पश्चात एक नवीन स्फूर्ति, एक नवीन जीवन, एक नवीन उत्साह का अनुभव होता है। जल्पा के पास प्रजा मित्र कार्यालय का पत्र पहुंचा तो उसे पढ़कर वह रो पड़ी। एक पत्र एक हाथ में लिए दूसरे हाथ में चौखट पकड़े वह खूब रोई। क्या सोचकर रोई वह कौन कह सकता है। कदाचित आपने उपाय की इस आशातीत सफलता में उसकी आत्मा विह्वल कर दिया, आनंद की उस गहराई में पर पहुंचा दिया जहाँ पानी है। पर उस दुर्दशा 6 महीने बाद वह सुख संवाद मिला। इतने दिनों वह छलमयी आशा और कठोर दुर्दशा का खिलौना बनी रही। आह, कितनी बार उसके मन में तरंग उठी कि इस जीवन का क्यों न अंत कर लूँ। कहीं मैं सचमुच प्राण त्याग दिए होते तो उसके दर्शन भी ना पाती। पर इतना हिया कितना कठोर है। 6 महीने से वहाँ बैठे हैं, एक पत्र भी ना लिखा, खबर तक नहीं ली। आखिर यही ना समझ लिया होगा कि बहुत होगा, रोध होकर मर जाएगी। उन्होंने मेरी परवाह ही कब की। 10-20 रुपए तो आदमी यार दोस्तों पर भी खर्च कर देते हैं। वह प्रेम नहीं है। प्रेम हृदय की वस्तु है, रुपए की नहीं। जब तक रामा को कुछ पता न था, जल्पा सारा इल्जाम अपने सर रखती थी। पर आज उसका पता पाते ही उसका मन असमंत कठोर हो गया। तरह तरह की शिकवे पैदा होने लगे। वहाँ क्या समझकर बैठे हैं, इसीलिए तो कि वह स्वाधीन है, आज़ाद है, किसी का दिया नहीं खाते। इसी तरह मैं कहीं बिना कहे सुने चली जाती तो वह मेरे साथ किस तरह पेश आते। शायद तलवार लेकर गर्दन पर सवार हो जाते या जिंदगी भर मुंह ना देखते। वहीं खड़े खड़े जल्पा ने मन ही मन शिकायतें का दफ्तर खोल दिया। सहसा रमेश बाबू ने द्वार पर पुकारा, गोपी गोपी जरा इधर आना। मुंशी जी ने अपने कमरे में पड़े पड़े कहार कर कहा, कौन है भाई, कमरे में आ जाओ। अरे आप है रमेश बाबू। बाबूजी, मैं तो मरकर जिया हूँ। बस यही समझिए कि नई जिंदगी हुई। कोई आशा न थी, कोई आगे पीछे, ना कोई आगे ना कोई पीछे, दोनों लौंडे आवारा है। मैं मई या जीऊँ उससे मतलब नहीं। उसका माँ तो को मेरी सूरत देखते डर लगता है। बस बेचारी बहू ने मेरी जान बचाई, वह ना होती तो अब तक चल बसा होता। रमेश बाबू ने कृत्रिम संवेदना दिखाते हुए कहा, आप इतने बीमार हो गए और मुझे खबर तक ना हुई। मेरे यहाँ रहते आपको इतना कष्ट हुआ। बहू ने भी मुझे एक पुर्जा न लिख दिया, छुट्टी लेनी पड़ी होगी। मुंशी, छुट्टी के लिए दरख्वास्त तो भेज दी थी, मगर साहब मेरी डायरेक्टरी सर्टिफिकेट नहीं भेजी। 16 रुपये किसके घर से आता। एक दिन सिविल सर्जन के पास गया, मगर उन्होंने चिट्ठी लिखने से इनकार किया। आप तो जानते हैं वह बिना फीस लिए बात नहीं करते। मैं चला आया और दरख्वास्त भेज दी, मालूम नहीं मंजूर हुई या नहीं। यह तो डॉक्टरों का हाल है, देख रहे हैं कि आदमी मर रहा है, पर बिना भेंट दिए कदम ना उठावेंगे। रमेश बाबू ने चिंतित होकर कहा, यह तो आपने बुरी खबर सुनाई, मगर आपकी छुट्टी नामंजूर हुई तो क्या होगा। मुंशी जी ने माथा ठोककर कहा, क्या होगा, घर बैठे रहूँगा। साहब पूछेंगे तो साफ कह दूंगा मैं सर्जन के पास गया था, उसने छुट्टी नहीं दी। आखिर इन्हें क्यों सरकार के नौकर रखा है। महज कुर्सी की शोभा बढ़ाने के लिए मुझे डिसमिस हो जाना मंजूर है, पर सर्टिफिकेट ना दूंगा। लौंडे गायब है, आपके लिए पान तक लाने वाला कोई नहीं, क्या करूं। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, मेरे लिए आप तंदुरुस्त ना करे, मैं आज पान खाने नहीं भरपेट मिठाई खाने आया हूँ। जल्पा को
पुकार कर, बहू जी तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ, मिठाई मंगवा लो। जल्पा ने पान की तस्करी उसके सामने रखकर कहा, पहले वह खबर सुनाइए। शायद आप जिस खबर के लिए नहीं समझ रहे हो वह पुरानी हो गई हो। रमेश जी कहीं हो ना, रामानाथ का पता चल गया, कलकत्ता में है। जल्पा, मुझे पहले ही मालूम हो चुका है। मुंशी जी झटपट उठ बैठे। उनका ज्वार मानो भागकर उत्सुकता की आड़ में जा छिपा। रमेश के हाथ पकड़कर बोले, मालूम हो गया, कलकत्ता में है। कोई खत आया था? रमेश, खत नहीं आया था, एक पुलिस इंक्वायरी थी। मैंने कह दिया उन पर किसी तरह का इल्ज़ाम नहीं है। तुम्हें कैसे मालूम हुआ बहू जी? जल्पा ने अपनी स्कीम बनाने की पर्चा मित्र कार्यालय का पत्र भी दिखाया। पत्र के साथ रुपयों का एक रसीद थी जिस पर रामा का हस्ताक्षर था। रमेश, दरख्वास्त तो बाबू साहब का है, बिल्कुल साफ धोखा हो ही नहीं सकता। मान गया बहू जी तुम्हें। वाह, क्या हिकमत निकाली है। हम सबने कान काट दिए, किसी को ना सूझी। अब जो सोचते हैं तो मालूम होता है कितनी आसान बात थी। किसी को जाना चाहिए जो बचा कर पकड़ कर घसीट लाए। यह बातचीत हो रही थी कि रतन आ पहुंची। जल्पा उसे देखते ही वहाँ से निकली और उसके गले से लिपटकर बोली, बहन, कलकत्ता से पत्र आ गया। वही है रतन, मेरे सिर की कसम। जल्पा, हाँ सच कहती हूँ, खत तो देखो ना। रतन, तो आज ही चली जाओ। जल्पा, यही तो मैं भी सोच रही हूँ, तुम चलोगी? रतन, चलने को तो मैं तैयार हूँ, लेकिन अकेला घर किस पर छोड़ूं? बहन, मुझे मणिभूषण पे कुछ सुहारा होने लगा है। इसकी नीयत अच्छी नहीं मालूम होती। बैंक में 20,000 रुपये से कम ना थे, सब न जाने कहाँ उड़ा दिए। कहता है क्रियाक्रम में खर्च हो गए। हिसाब मांगती हूँ तो आंखें दिखाता है। दफ्तर की कुंजी अपने पास रखे हुए है, मांगती हूँ तो टाल जाता है। मेरे साथ कोई कानूनी चाल चल रहा है। डरती हूँ मैं उधर जाऊँ, इधर वह सब कुछ ले देकर चलता बने। बंगले में ग्राहक आ रहे हैं, मैं भी सोचती हूँ कि गांव में जाकर शांति से पड़ी रहूँ। बंगला बिक जाएगी तो नगद रुपए हाथ में आ जाएंगे। मैं ना रहूँगी तो शायद ये रुपए मुझे देखने को भी ना मिले। गोपी के साथ लेकर आज ही चली जाऊँ, रुपए का इंतजाम मैं कर दूँगी। जल्पा, गोपीनाथ तो शायद ना जा सके, दादा का दवा दारू के लिए भी तो कोई चाहिए। रतन, वह मैं कर दूँगी। मैं रोज़ सुबह सवेरे आ जाऊँगी और दवा देकर चली जाऊँगी। शाम को भी एक बार आ जाया करूँगी। जल्पा ने मुस्कुराकर कहा, और दिन भर उसके पास बैठा कौन रहेगा? रतन, थोड़ी देर बैठी भी रहा करूँगी, मगर तुम आज ही जाओ, बेचारे वहाँ जाने किस दशा में होंगे। तो यही तय रही ना। रतन मुंशी जी के कमरे में गई तो रमेश बाबू उठकर खड़े हो गए और बोले, आइए देवी जी, रामा बाबू का पता चल गया। रतन, इसमें आधा से मेरा है। रमेश, आपकी सलाह से तो हुआ ही होगा, अब उन्हें यहाँ लाने का फिक्र करनी है। रतन, जल्पा चली जाए और पकड़ लाए, गोपी के साथ लेती जावे। आपको इसे कोई आपत्ति तो नहीं दादाजी? मुंशी जी ने आपत्ति तो थी, उनका बस चलता तो अवसर पे 10-5 आदमियों को और जमा कर लेते, लेकिन घर के आदमी को चले जाने से क्यों आपत्ति न होती। मगर समस्या ऐसी आ पड़ी थी कि कुछ न बोल सके। गोपी कलकत्ता का शहर में ऐसा अच्छा अवसर पाकर क्यों न खुश होता। बिशंबर दिल में ऐंठ कर रह गया। विधाता ने उसे छोटा न बनाया होता तो आज उसकी हकत भलपी न होती। गोपी ऐसे कहाँ के बड़े होशियार हैं, जहाँ चाहते हैं कोई ना कोई चीज़ खो देते हैं। हम मुझसे बड़े हैं, इस देवी विधान से उसे मजबूर कर दिया। रात के 9 बजे जल्पा चलने को तैयार हुई। सास ससुर के चरणों पर सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया। बिशंबर रो रहा था, उसे गले लगाकर प्यार किया और मोटर पर बैठी। रतन स्टेशन तक पहुंचाने के लिए आई थी। मोटर चली तो जल्पा ने कहा, बहन, कलकत्ता तो बहुत बड़ा शहर होगा, वहाँ कैसा पता चलेगा? रतन, पहले पर्चा मित्र के कार्यालय में जाना, वहाँ से पता चल जाएगी। गोपी, बहुत तो है ही। जल्पा, ठहरूंगी न कहाँ? रतन, कोई धर्मशाले है? नहीं तो होटल में ठहर जाना। देखो, रुपए की ज़रूरत पड़े तो मुझे तार देना, कोई ना कोई इंतजाम करके भेजूंगी। बाबूजी आ जाएंगे तो मेरा बड़ा उपकार हो। यह मणिभूषण मुझे तबाह कर देगा। जल्पा, होटल वाले बदमाश तो ना होंगे? रतन, जरा कोई भी शरारत करे तो ठोकर मारना, बस कुछ पूछना मत, ठोकर जमाकर
तब बात करना। कमर में एक छुरी निकालकर उसे अपने पास रख लो, कमर में छिपाए रखना। मैं जब कहीं बाहर निकलती हूँ तो इसे अपने पास रख लेती हूँ। उसके दिल बड़ा मजबूत रहता है। जो मर्द किसी स्त्री को छेड़ता है उसे समझ लो कि पल्ले सिरे का कायर, नीच और लफंड है। तुम्हारी छुरी की चमक से तुम्हारे तेवर देखकर वह यही गन्ना हो जाएगा ही, सीधा दुम दबाकर भागेगा। लेकिन अगर ऐसे मौके आप ही पड़े हैं तो तुम्हें छुरी से काम लेने के लिए मजबूर हो जाना पड़े तो जरा भी मत हिचकिचाना, छुरी लेकर पड़ना। इसकी बिल्कुल फिक्र मत करना, क्या होगा क्या ना होगा, जो कुछ होना होगा हो जाएगा। जल्पा ने छुरी ले ली पर कुछ नहीं बोली। उसका दिल भारी हो रहा था। इतनी बातें सोचने और पूछने की थी कि उसके विचार से ही उसका दिल बैठ जाता था। स्टेशन आ पहुंचा, तालियों का असवाब उतारा, गोपी टिकट लाया। जल्पा पत्थर की मूर्ति की भांति प्लेटफार्म पर खड़ी रही, मानो चेतना शून्य हो गई है। किसी बड़ी परीक्षा से पहले हम मौन हो जाते हैं, हमारी सारी शक्तियाँ उस संग्राम की तैयारी में लग जाती है। रतन ने गोपी से कहा, होशियार रहना। गोपी इधर कई महीनों से कसरत करता था, चलता तो मुठके और छाती को देखा करता, देखने वालों को तो वह जयो ही तयो मालूम होता था, पर अपनी नज़र में वह कुछ और हो गया था। शायद उसे आश्चर्य होता था कि उसे आते देखकर क्यों लोग रास्ते में नहीं हट जाते, क्यों उसके तिलतोल से भयभीत नहीं हो जाते। अकड़कर बोला, किसी ने जरा ची चपट की तो तोड़ दूंगा। रतन मुस्कुराई, यह तो मुझे मालूम है, सो मत जाना। गोपी पलक तो ना झपकेगी नहीं, मचाल है नींद आ जाए। गाड़ी आ गई। गोपी ने एक डब्बे में घुसकर कब्जा जमाया। जल्पा की आंखों में आंसू भरे हुए थे। बोली, बहन आशीर्वाद दो कि उन्हें लेकर कुशल से लौट जाऊं। इस समय उनका दुर्बल मन किसी आश्रय, कोई सहारा, कोई बल ढूंढ रहा था, और आशीर्वाद और प्रेरणा के सिवाय वह बल उसे कौन प्रदान करता। यही बल और शांति का वह अक्षय भंडार है जो किसी को निराश नहीं करता, जो सबकी बाह पकड़ता है, उसका बेड़ा पार कर लगाता है। इंजन ने सीटी दी, दोनों सहेलियां गले मिली। जल्पा ने गाड़ी पे जा बैठी। रतन ने कहा, जाते ही खत भेजना। जल्पा ने सिर हिलाया। अगर मेरी ज़रूरत मालूम हो तो तुरंत लिखना, मैं सब कुछ छोड़कर चली जाऊंगी। जल्पा ने सिर हिला दिया। रास्ते में रोना मत। जल्पा हंस पड़ी। गाड़ी चल दी। इसी के साथ हमारा 35 अध्याय भी समाप्त होता है। अब हम लोग अगले एपिसोड में 36 कवर करेंगे। लेते हैं आप लोगों से विदा। मिलते हैं अगले एपिसोड 36 लेकर।